हेलो एवरीवन, वेलकम टू GSIQ। स्वागत है सभी साथियों का GSIQ के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने थोड़े समय पहले ही अवगत करा दिया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो अब जान लें। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि जो कंटेंट है ये ज्ञानचंद की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, जिसको ज़्यादातर SSC और स्टेट PCS के जो बच्चे हैं वो प्रीफर करते हैं। बहुत अच्छी बुक है, तो उससे ये सारा कंटेंट लिया गया है, बाकी कुछ मिक्सअप भी है। दूसरी चीज़, ये जो सामने कंटेंट है ये अनअकैडमी पे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अनअकैडमी की जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, तो उस पर मैं ऐप पे 5 क्लासें मैं दे चुका हूँ। तो वही 5 क्लास का मटेरियल है फ़िलहाल हमारे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको यहाँ रखा जाए। कंटेंट सेम है, बस प्लेटफॉर्म अलग है, वो अनअकैडमी था, ये GSIQ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इरावदी नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। एशिया की प्रमुख नदियाँ आज हमारा टॉपिक है। तो एशिया के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इनको हम पढ़ लेंगे। PDF ये अभी कुछ देर में GSIQ क्विज मास्टर टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। सो उसको ज्वाइन कर लें अगर आप PDF चाहते हैं तो। इरावदी नदी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है इरावदी नदी। मध्यवर्ती म्यांमार में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो माली और नमाई नदियों के संगम से होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। म्यांमार की पूर्व राजधानी यंगून के पास ये एक बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है ये किसी दिन और मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि इसमें एक लंबा टॉपिक होता है। डेल्टा कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एक अलग कंसेप्ट है। चिंदबिन इसकी प्रमुख सहायक नदी है किसकी? इरावदी की। चिंदबिन जो मांडले से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इरावदी में मिलती है। अब मांडले का जिक्र आ गया है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में बोलूँगा। मांडले जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को रखा गया था। इससे म्यांमार की गंगा भी कहते हैं किसको? इरावदी नदी को। तो मांडले जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, इसको हमें याद रखना है। तिलक जी ने एक बुक लिखी थी, द आर्कटिक होम, ठीक है, द आर्कटिक होम। और उसमें उन्होंने आर्यों का वर्णन किया था कि आर्य भारत में कैसे आए। तो इस बुक को, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कापुआ नदी के बारे में। कापुआ नदी के बारे में क्या है? पश्चिम बोर्नियो यानी कि जिसका पुराना नाम जो है वो कालीमंतान है, उसमें एक नदी जो बोर्नियो के कापुआ पर्वत से निकलती है और ये दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है। याद रखिएगा, ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है कापुआ न्यू नदी। कापुआ नदी भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी चिंदबिन नदी। पश्चिमी म्यांमार में बहने वाली एक नदी है जो इरावदी की एक मुख्य सहायक नदी है। चिंदबिन ये जो नदी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुंभन श्रेणी से निकलती है, ठीक है, ये कुंभन श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों, आगे हम देखेंगे मिकांग नदी के बारे में। चलिए, मिकांग नदी के बारे में बड़ा मज़ेदार फैक्ट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं बहुत अच्छे से। क्या है मिकांग नदी? पूर्वी तिब्बत के तांकुला श्रेणी से ये नदी निकलती है और चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के लाओस तथा म्यांमार सीमा लाओस तथा थाईलैंड सीमा कंबोडिया एवं दक्षिणी वियतनाम से बहती हुई ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो इसका जो बहाव है मिकांग नदी का, एक लंबा बहाव है, विस्तृत बहाव है। ये हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है। उसका कारण भी यही है कि आपने अभी देखा कि कहाँ कहाँ से ये बह के जाती है। इसके डेल्टा में धान की बहुत अच्छी खेती होती है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी है जिसका नाम है नोमपेन। तो नोमपेन जो है वो इसी पर अवस्थित है, इसी नदी के तट पर। किस नदी के? मिकांग नदी के तट पर। चलिए, एक क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, मुझे ये बताइएगा कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? मैं लास्ट में बता भी दूंगा, फिलहाल अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी को आंसर पता है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों साल्वी नदी के बारे में। क्या है साल्वी नदी के बारे में? चीन में से नूचियांग तथा थाईलैंड में से मायनाम खोंग के नाम से जाना जाता है। ये नाम बड़े अजीब हैं, मुझे इसलिए अजीब नहीं लग रहे हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है और कई बार मैं इनको पढ़ चुका हूँ, तो मुझे अजीब नहीं लगते। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो अजीब लगेंगे। जैसे नूचियांग हो गया, मायनाम हो गया, खोंग, तो ये अजीब से नाम है, लेकिन पढ़ेंगे जब बार बार तो समझ में आ जाएंगे।
साल्वी नदी है यह पूर्वी तिब्बत के तांकुला शान से निकलकर और चीन के जैचवान तथा यूनान प्रांतों से बहती हुई म्यांमार के ये शान राज्य से होती हुई थाईलैंड बर्मा सीमा के सारे बहती है और 2419 किलोमीटर तक, लगभग 2419 किलोमीटर बहती हुई ये मर्तवान की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। साल्वी नदी को इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। वैसे अक्सर ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद में अब ये जो है आमू दरिया नदी, तो आमू दरिया नदी कई बार पूछी जाती है, तो हमें इसको ज़रूर याद रखना है, आमू दरिया नदी को। इसके बारे में जान लेते हैं। ये मध्य एशिया में बहने वाली एक नदी है। इसकी लंबाई जो है वो 2541 किलोमीटर है, 2541 किलोमीटर। अगर मैं भारत में गंगा नदी की बात करूं तो कोई मुझे बता सकता है कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? बहुत सरल है, इसी के आसपास में है। अगर कोई दिमाग लगाएगा हल्का सा भी तो मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। देखते हैं आगे। पामीर के पठार से निकलकर यह नदी जो है वो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा बनाते हुए उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा से बहती हुई अरल सागर में अपना जल गिरा देती है। कौन? आमू दरिया नदी की हम लोग बात कर रहे हैं। इससे निकाली गई जो नहरें हैं उसके द्वारा तुर्कमेनिस्तान के जो मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ सिंचाई होती है। तो इस सिंचाई को ध्यान में रखते हुए तुर्कमेनिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा नदी स्रोत है, जल स्रोत है तुर्कमेनिस्तान के लिए। चलिए आगे हम साथ ही वो देखते हैं दजला या टिग्रिस नदी, जिसका तो वर्णन कई बार हम पढ़ते हैं दजला या टिग्रिस नदी के बारे में। आज फिर पढ़ेंगे दजला या टिग्रिस नदी के बारे में। तुर्की के टारस पर्वत के हजर झील से ये नदी निकलती है और सीरिया और इराक से बहती हुई ये दजला नदी की फारस की खाड़ी में अपना जल जाके गिरा देती है। इराक के मौसूल या बगदाद एवं बसरा नगर इसके तट पर अवस्थित है। फरात जो नदी है वो इसकी मुख्य सहायक नदी है। हम अक्सर पढ़ते हैं दजला फरात, है ना, एक साथ पढ़ते हैं एक्चुअली दजला और फरात। जैसे कि कई सारी नदियां हैं जिन्हें हम एक साथ में पढ़ते हैं। अमेरिका में एक नदी है जिसको हम एक साथ में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक दूसरे की सहायक नदी है। वैसे ही दजला फरात है, तो फरात जो है वो फरात नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है किसकी? दजला की। इसको हम टिग्रिस नदी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नाम है यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी के बारे में जान लेते हैं। चीन की सबसे लंबी तथा ये मुख्य नदी भी है। तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी अपना जो जल है उसको प्रशांत महासागर में गिरा देती है। बता दूं कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। अगर गहराई की भी बात करूं तो भी सबसे ज़्यादा जो सबसे गहरा जो स्थान है वो प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है मेरे नगर। बात करूं यांगत्सी नदी की तो इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इस नदी पर 3 गार्जेस जो डैम हैं उसको बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगली जो नदी है वो सियरा नदी है। सियर दरिया नदी भी हम इसको कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम शब्दों में जानते हैं। त्यानसान पर्वत से ये नदी निकलती है और उज्बेकिस्तान से बहती हुई ये सियर दरिया यानी कि जो पर्वत है उसके सहारे बहती हुई सियर दरिया अपना जो जल है वो अरल सागर में गिरा देती है। यहाँ सियर जो दरिया है वो नदी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो सियर दरिया जो नदी है ये अपना जो जल है वो कहाँ गिराती है? तो ये अरल सागर में गिरा देती है। नेक्स्ट है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो आइए हम जानते क्या है इसके बारे में। इसका जो अधिकतर जल है वो नहरों का जाल बिछाकर किजिल को मरुस्थल की सिंचाई के काम में प्रयोग किया जाता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनका जो जल है वो हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे जब आएंगी भारतीय नदियां तो उनके बारे में हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा आमूर नदी। मंगोलिया के पठार से ये निकलने वाली सिका व आर्गुन नदी के संगम से आमूर नदी का उद्भव होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर ये बहती है और चीन तथा रूस की सीमा ये बना देती है। या तो हमें ये कहें कि चीन तथा रूस की सीमा निर्धारित करती है कौन सी नदी? आमूर नदी। एक्चुअली क्या है कि देखिए हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जब भी कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक मिनट, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं पनामा नदी के बारे में, पनामा नहर के बारे में, या हम किसी एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि इस पॉइंट से ये चीज़ अलग हो जाती है।
या तो हम ये मान लें कि ये इस चीज़ से अलग हो जाती है, या फिर ये मान लें कि आपस में जोड़ती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी कि जो दो महाद्वीप हैं, ये किससे अलग होते हैं, तो हम कभी तो ये मान लेते हैं कि ये पनामा नहर से अलग होते हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये पनामा नहर से अलग होते हैं। और अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो वो पनामा नहर है। यानी कि जो बीच की रेखा है, अलग भी वही करती है और जोड़ती भी वही है। चलिए आगे हम देखते हैं आमूर नदी के बारे में क्या है। तो मंगोलिया के पठार से ये निकलती है। सिका और आर्गुन नदी के संगम से आमूर नदी का उद्भव होता है। आमूर नदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है और चीन तथा रूस की सीमा निर्धारण करती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसकी जो कुल लंबाई की बात करूं तो 2824 किलोमीटर जो है वो आमूर नदी की कुल लंबाई है। चलिए साथियों, और थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है, रूस के कुछ क्षेत्र हैं जैसे चीता, खबारोस्क, कोमसोमोल्स्क नगर इसके तट पर अवस्थित हैं। आमूर नदी इस अपना जो जल है वो ततारे की खाड़ी में गिराती है। चीन में हम इसे लांगख्यांग के नाम से भी जानते हैं। आमूर नदी को लांगख्यांग के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा याद रख लेना। थोड़ा ऑड वर्ड है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कामा नदी के बारे में, जो कि उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फरात आ गया, अभी हमने पढ़ा भी था। रूस की नदी जो यूक्रेन के उच्च भाग से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी के साथ संगम बनाती है। और ये संगम पर कजान नगर बसा है। कजान आपने सुना है, तो कजान जो नगर है वो कामा नदी के संगम पे कामा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फरात नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दजला हमने अभी पढ़ा था, फरात हम पढ़ेंगे। इराक की मुख्य नदी जो तुर्की के पर्वतों से निकलकर सीरिया एवं इराक में बहती हुई दजला नदी में बसरा नगर के पास ये संगम करती है। बसरा एक नगर है जहाँ पे ये नदी संगम करती है। दजला के साथ संगम बनाने के पश्चात इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ता है सत अल अरब। याद रखना, सत अल अरब। और ये कहाँ चेंज होता है, तो दजला के साथ जब संगम बनाती है उसके पश्चात ये नाम चेंज हो जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ये अपना जो जल है वो फारस की खाड़ी में गिराती है, इसको याद रखना है। साथ ही सीरिया के लिए यह पेयजल एवं सिंचाई का एक मुख्य साधन है। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। तो फरात नदी अक्सर पूछी जाती है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो संबंध है वो दजला और फरात नदियों से डायरेक्टली है। नेक्स्ट हम देखेंगे येलो नदी के बारे में, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई की बात करूं तो 5464 किलोमीटर लंबाई है। इसका जो उद्गम है केंघाई प्रांत के बयानहर पर्वत से होता है और ये बोहाई की खाड़ी में जाके गिरती है। येलो नदी, येलो आप नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। येलो का मतलब पीला होता है। और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं इसके बारे में। जैसे येलो नदी है, इसको हम हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये जो हमारी अभी हमने पढ़ा था येलो नदी, पीली नदी, इसको हम हुआंगहो नदी के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी को चीन का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे बिहार में एक नदी है कोसी, ठीक है, बंगाल में एक नदी है दामोदर, ठीक है। तो इनको हम जैसे बिहार में हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बंगाल में हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। उसका कारण ये है कि इनमें अचानक से बाढ़ आती है। सौरो ऑफ चाइना है हुआंगो नदी, उसका कारण भी यही है कि इसमें अचानक से बाढ़ आती है, पता नहीं चलता कि कब बाढ़ आएगी। उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो संसाधन है वो नष्ट हो जाते हैं और एक तबाही का बड़ा कारण बनते हैं। नेक्स्ट है येनिसी नदी के बारे में। मंगोलिया के पर्वतों से निकलकर साइबेरिया में उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी अपना जो जल है वो आर्कटिक महासागर में गिरा देती है। तुंगस्का, अंगारा आदि जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम देखेंगे साथियों इर्टिश नदी के बारे में। क्या है इर्टिश नदी?
अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर दें। कोशिश की जाती है कि आपके जो भी प्रश्न है उसका जो आंसर है वो ज़रूर दिया जाता है। नेक्स्ट है इटिस नदी। अल्टाई पर्वत से ये नदी निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई इटिस जो है वो ओब नदी की एक सहायक नदी है। साइबेरिया का जो मुख्य नगर है जिसका नाम है ओमस्क, वो इस नदी के तट पर अवस्थित है, इटिस नदी के। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जीके में कि ओमस्क जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है इटिस नदी। यह नदी कम जनसंख्या के क्षेत्र से बहती है, ये भी एक कारण है। कठोर सर्दी जो है वो इसके बेसन का आर्थिक विकास करने में रोधक है। नेक्स्ट है यूराल नदी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूराल नदी। चलिए आइए हम पढ़ते हैं यूराल नदी के बारे में। क्या है यूराल नदी? इस नदी का जो उद्गम है वो यूराल पर्वत से होता है। रूस तथा कजाकिस्तान में बहते हुए ये जो नदी है यूराल नदी, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यह एशिया और यूरोप की सीमा पर बहती है, या हम ऐसे कहते हैं कि यूराल जो नदी है वो एशिया और यूरोप की सीमा के सहारे बहती है। नेक्स्ट है ओब नदी। ओब नदी के बारे में जानते हैं तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये अल्ताई पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसका उद्गम होता है। यह रूस के पश्चिमी यानी कि जो साइबेरियाई प्रदेश में बहती है और ओब की खाड़ी में आके ये गिरती है। इटिस नदी जो है इस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे चाओ फ्राया नदी। क्या है चाओ फ्राया नदी के बारे में? इस नदी का जो उद्गम है वो पिंग एवं नान नदी के संगम से होता है। ये पिंग और नान आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत प्रमुख नदियां हैं। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, इस नदी के तट पर बसी हुई है चाओ फ्राया नदी, ठीक है। यह नदी थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है और इसका जो डेल्टा है वो चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चाओ फ्राया नदी को नहीं भूल सकते। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चाओ फ्राया मतलब चावल, चाओ से चावल याद रख सकते हैं, यानी कि जो चावल उत्पादन होता है वो चाओ फ्राया नदी के किनारे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है। और ये नदी कहाँ है? थाईलैंड में है। ट्रिक बनाने के लिए आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रिक पे मैं विश्वास कम करता हूँ। नेक्स्ट है लीना नदी। रूस में स्थित है, बैकाल झील से निकलने वाली लीना नदी उत्तर की ओर बहती हुई ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर दलदल बनाती है और यह रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी। साथियों आगे हम देखेंगे कोलिमा नदी के बारे में। क्या है कोलिमा नदी? पूर्वी रूस में बहने वाली यह जो नदी है वो पूर्वी साइबेरिया सागर में गिरती है। इतना हमको याद रखना, फिलहाल इतना याद रखना है कि कोलिमा जो नदी है वो कहाँ बहती है? पूर्वी रूस में, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है कारून नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो जाग्रोस पर्वत है, इसके बारे में ज़्यादातर सुनते हैं। ईरान की प्रमुख नदी है, यह फारस की खाड़ी में गिरती है। जाग्रोस जो पर्वत है वो ईरान में है ऑफकोर्स। ईरान का आबादान जो शहर है वो उसी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी? कारून नदी के कारून नदी के तट पर। आइए अब हम भारतीय नदियों के बारे में बात करते हैं, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो संबंध है वो भारत से है। तो उनमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है ब्रह्मपुत्र नदी का। इस नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में स्थित यांगत्से ग्लेशियर से होता है। भारत में प्रवेश करने से पूर्व इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो, जब ये भारत में प्रवेश नहीं करती है उससे पहले। भारत में ये नामचा वर्मा के निकट यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में है नामचा वर्मा, वहाँ से ये प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश व असम में बहती हुई ये धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर हम इसको क्या नाम देते हैं? जमुना नाम देते हैं, ठीक है। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो किन नदियों के संगम पर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मेघना नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यही यानी कि जो मेघना रिवर है इसी डेल्टा के पास या इसी मिलन के पास गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ मिलन होता है, यहाँ पे एक नदी और मिल जाती है कुछ आगे चल के, मेघना नदी। तत्पश्चात इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है और मेघना नाम हो जाता है। हम जानते ही हैं कि ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में
ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये गिरती है। आइए हम आगे पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। यह नदी पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्माण है वो भागीरथी व अलकनंदा के संगम से होता है और कुल लंबाई जो है इसकी 25 किलोमीटर है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने पूछा था कि अगर कोई थोड़ा माइंड लगाएगा तो बता सकता है, क्योंकि डिजिट ऐसे हैं 2525, आसान है याद करने में इसकी लंबाई अगर पूछे कोई तो। और इसका जो डेल्टा है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। पौराणिक दृष्टि से ये काफ़ी पवित्र नदी है, वो तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी पवित्र नदी है गंगा भारत में। चलिए आगे हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो इसके उद्गम की बात करूं तो ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, वहाँ एक बोरखचू हिमनद है और बोरखचू हिमनद से ये नदी निकलती है। फिलहाल आपको तिब्बत याद रखना है, मानसरोवर याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, काबुल आदि जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। और इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई की बात करूं तो 709 किलोमीटर है। बाकी पाकिस्तान में ये मुख्य रूप से ज़्यादा बहती है। यह पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है और ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। साथियों नेक्स्ट है गोदावरी नदी। पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में हम। अभी क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम बहुत जल्द। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में वो कौन कौन सी नदियाँ हैं। ऑलमोस्ट तो जो नदियाँ हैं वो यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये पूछना है कि भारत में वो कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं या अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं, ठीक है। अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में। चलिए हम कावेरी नदी के बारे में तब तक पढ़ लेते हैं। यह नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब क्या होता है? सदा नीरा का मतलब होता है कि जो नदी वर्ष भर जिसमें जल का संचार बना रहता है, जिसमें वर्ष भर जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है, पानी बना रहता है, बहता रहता है, ठीक है। जैसे गंगा क्या है, एक सदा नीरा नदी है, क्योंकि उसमें कभी पानी ख़त्म नहीं होता और इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम जानते हैं कावेरी को। क्यों? क्योंकि एक सदा नीरा रिवर है, पानी हमेशा इसमें भरा रहता है, चलता रहता है, बहता रहता है। पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से नदी निकलती है और इसकी जो लंबाई है उसकी बात करूं तो ये 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी जो है नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक हैं। कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, जो कि अभी हमने जैसा कि बताया था। उसका कारण यही है कि ये सदा नीरा नदी है, यानी कि इसमें जो जल है वो वर्ष भर भरा रहता है। एक और अगर पॉइंट की बात करूं मैं तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तिरुचिरापल्ली जो है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? कावेरी। अब मुझे ये बताइए कि तिरुचिरापल्ली जो है ये किस स्टेट में है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिस किसी को भी मालूम हो। तो चलिए यार, हमारा ये जो सेशन है ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और इसकी जो PDF है वो GSIQ विद प्रशांत यादव, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर थोड़ी ही देर में मिल जाएगा आप सभी लोगों को। और कल हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।